वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर पर सदर और वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आदिल साहब, हुकूमत क्या चीफ इलेक्शन कमीशन की नई तैनाती के हक़ में नहीं है? जनवरी में तैनाती होनी थी और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्या वजूहात हैं इस डिले की? ये तक वजूहत तो बड़ी साफ़ है कि हुकूमत बदनीयती का मुजाहरा किया है हुकूमत ने। 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद के जो हालात हैं, जिस तरह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्वेश्चंस, उनके जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, या एक सियासी जमात के साथ जिस कस्म का बिहेवियर उनका था, तो ये हुकूमत के फेवर में सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हुकूमत कोशिश कर रही है। और आपको पता है कि जो तरमीम की गई थी, जिसकी वजह से जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो अपनी सीट पर बरजमान है, तो वो भी एक बदनीयती हुकूमत के जहन में थी, इसी वजह से वो अमेंडमेंट की गई थी। तो अब प्रोसेस तो शुरू होना चाहिए। एक आइनी सीट है, एक आइन का तकाजा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर रिटायर होने जा रहे हैं उनकी जगह जो है वो नए मेंबर्स की तैनाती होनी चाहिए। हुकूमत को जो है क्या फ़र्क पड़ता है, अपोजिशन को एतमाद में लेकर जो है वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर ले। डिस्कशन तो होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसमें जानी चाहिए मामला। उसके बाद तकर्री के लिए बहुत सारे जो जिसे कहते हैं दायरा इख्तियार तो हुकूमत के पास होगा, लेकिन हुकूमत लगता है कि सिकंदर साहब से ज़्यादा मुतमईन है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती कि वो मज़ीद जो है वो अभी छोड़ के जाए। तो उसके जो क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर रहेगा। और ये जहाँ पर बाकी इदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है, अदलिया के ऊपर जैसे क्वेश्चन मार्क आ गए हैं बहुत सारे। आदिल साहब बात कर रहे थे कि ये जो मामला है ये पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाना चाहिए। आपको लगता है कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी इस सिलसिले में? बात ये है, nobody is indispensable. Graveyards are full of indispensables. Please do remember. इसलिए इसको why to make it a controversial. ठीक है, whatever reason, I don't say कि क्या किया नहीं किया, टेन्योर पूरा हो गया। आपने पहले चाहिए था कि किसी एक पैनल बना लेते, आप वो पार्लियामेंट कमेटी में ले जाते, डिस्कस करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस मिल के जो डिस्कस करना है, जिसको लेकर आना लेकर आए। ये छोटी चीज़ों को हम क्यों कंट्रोवर्शियल बनाते हैं? चाहे कि इलेक्शन की बात हुई थी, चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, ठीक है, डन। कम से कम ये तो आप कहीं ना कहीं तो एक ऐसा करें कि आप कहें, हुकूमत से कहे कि देखिए हमने वाकई इलेक्शन कमीशन को चेंज कर दिया और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मर्जी से किया। दैट्स एंड ऑफ इट। व्हाई डू वी मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड? और इसके बाद ये आई थिंक इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्लियर इंस्ट्रक्शन पास करे कि विद इन 2 वीक्स और विद इन अ मंथ न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन हैज टू बी फॉर्म। और उनके पहले टास्किंग होनी चाहिए। पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट का काम क्या है, अभी मेन इशू क्या है, इलेक्शन रिग्ड होते हैं, इलेक्शन में रिगिंग होती है। आप ये करें, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ। आप ये कहें कि आप अगले 3 साल पढ़े हैं इलेक्शन के लिए, जब नया टाइम होगा तो बायोमेट्रिक सिस्टम आएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग राइट कास्ट करेंगे। आप कैंडिडेट्स के लिए कुछ और अच्छे उनके एक कंडीशन लगा देंगे, ये कैरेक्टर्स होंगे तो वो मैंने एमपी बन सकेगा। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है ताकि अच्छे लोग आएँ, बाकिरदार लोग आएँ, आवाम के नुमाइंदे और आवाम के लिए काम करें, कानून साजी करें। ये काम करने का, ब्लैकमेलिंग नहीं करें। आई थिंक ये हमें अब समझ वाई डेमोक्रेसी क्यों होती है, व्हाट इज द पर्पस। अवाम अपने नुमाइंदे क्यों लेके आते हैं असेंबली में और असेंबली के, उनके लिए काम करेंगे, कानून साजी करेंगे, हेल्प बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। है। तो ये हम नहीं करते हैं। दैट्स द बेसिक रीजन। ठीक है, जवाब साहब, नई तकरीर पर हुकूमत कोशी है। आपको लगता है कि आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है? कि यहाँ पे तो हर चीज पे अगर देखा जाए, एक दिन का भी डिले हो तो वो फिर आयन के हवाले से बहस तो की जा सकती है और उस पर होनी भी चाहिए। मैं फिर यही कहूंगा कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि खुदारा अपनी अपनी सियासत जरूर करे, अपने अपने नारे जरूर लगाए, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट अपोजिशन से भी जरूर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिस तरह मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि अपनी मराद के हवाले से तो एक हो गए, अपने फवायद के हवाले से तो एक हो गए, और खास तौर पे ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से अब उनका एहतजाज भी है, उनकी गुफ्तगू भी है, अदालती दरवाजे भी हैं।
लिहाजा बाकी चीजों में भी तो अपनी कुछ इनपुट देना, बाकी चीजों में भी तो आखिर अगर उनका ये दावा है कि जी हम सबसे ज्यादा वोट लेके आए हैं, हुकूमत हमारी बनती थी, तो चले भाई आप जिनके वोट लेके आए हैं उनके लिए कुछ तो करें। कि जिस तरह कहा गया कि वाकई अगर जमहूरियत को आप मुस्तहकम करना चाहते हैं, इसके समरात अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बैठना तो शुरू करें, गुफ्तगू तो शुरू करें। आप असेंबली में आते हैं, आवे ही आवे जावे ही जावे। और अभी बात हुई कि जी ये चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इस हुकूमत को बड़े मौजू लग रहे हैं तो ये तैनात पे करवाया था, ये किसका इंतखाब था। इनकी तारीफें तो इमरान खान नियाजी साहब किया करते थे, लिहाजा एकदम से ये गंदे क्यों हो गए, हमें इस पे भी जाना पड़ेगा। फिर हमने 2014 के धरने देखे तो वो क्या दावा था कि जी धांधली हुई है, हमारी सीटें जो है 35 की बात हुई, जिसपे बाद में यूटर्न भी ले लिया गया। फिर उस वक्त ये वादे हुए, उस वक्त कमेटी बन गई, अपोजिशन वापस आ गई कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर पीटीआई की अपनी हुकूमत आ गई और 3.5 साल आप लोग रहे और आपका तो दावा ही ये था कि इलेक्शन को शफाफ और साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। लिहाजा ये सारे ही इस हवाले से इस अवाम में एक जैसे ही हैं। लिहाजा चाहिए तो ये कि अपोजिशन भी संजीदा कारी के साथ बैठे, अपनी राय दे, और जिस तरह आदिल साहब ने कहा कमेटी में बात होनी चाहिए। और इस पे यकीनन देखें, जिस मुल्क में इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना दिया जाएगा तो इलेक्शन तो फिर कभी भी वो गैर मुतनाज़ा नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, गैर मुतनाज़े कभी भी नहीं रहेंगे। इस तरह से मौका है, मिल बैठे, लेकिन ऐसी सूरत हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। आदिल साहब, जिस तरह से जवाद साहब बात कर रहे थे, अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की बात करें तो बड़े फेवरेट थे ये इमरान खान साहब के, उसके बाद एकदम से इतना खिलाफ इनके हो जाना, इसकी क्या वजह बनी? देखिए, इमरान खान की पर्सनालिटी ऐसी है, वो एक मौके पर जो है वो किसी शख्सियत की बहुत तारीफ़ करते हैं, उसके बाद वो फिर यू टर्न ले लेते हैं, फिर उसकी बुराइयाँ शुरू कर लेते हैं। उनको जनरल बाजवा भी बहुत अजीज़ थे, बाद में फिर उन्होंने जो उनका हाल किया। इसके अलावा और बहुत सारी शख्सियात हैं जिनके बारे में उनकी राय पहले मुख्तलिफ थी और बाद में फिर उन्होंने जो है अपनी राय से जो है वो ख़ुद ही इख्तलाफ किया। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मौके पर उनका यही ख्याल था कि ये बहुत इनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो इस तरह की आईनी पोस्टें होती है, उनको भी अपने जो सीट का तकद्दुस का जो है वो ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कंप्रोमाइज़ है, हमारा इलेक्शन कमीशन भी कंप्रोमाइज़ है और 8 फरवरी के बाद तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन पर जिन शख्सियात ने वक्त गुजारा, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। लेकिन बिल्कुल ऐसे, लेकिन अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो अब इनकी बहुत से सवाल जो हैं वो उठ चुके हैं। एक बहुत मुतनाज़ा शख्सियत जब बन जाए ब्रिगेडियर साहब, उसका किसी पोस्ट को लीड करना, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं और कितना ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये जो तैनाती है ये अमल में लाई जाए? देखिए, बेसिक बात है, इस रैंक के अंदर ऐसी अपॉइंटमेंट को वन मस्ट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, ही मस्ट हैव ऑनर, ठीक है, डिग्निटी होनी चाहिए। अगर आपका टेन्योर पूरा हो गया है और आप कंट्रोवर्शियल भी हो चुके थे, आपको खुद चाहिए था 1 महीना पहले गवर्नमेंट को बता देते जी मेरे टेन्योर इस डेट को ख़त्म हो रहा है एंड आई वुड लाइक टू क्विट ऑन दैट प्लीज मेक योर अरेंजमेंट और मेक अल्टरनेटिव एक्टिंग जो चीफ इलेक्शन कमीशन बना लें एग्जिस्टिंग में थे, उसके बाद आप जैसे एटलीस्ट यू शुड हैव शोन सम ग्रेस, अपनी रिस्पेक्ट। वो हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं कि नोबडी रिजाइन। व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर मुल्क में जो मर्जी हो जाए कुर्सी नहीं छोड़नी है ना, दिस इज द वर्स्ट थिंग। जापान में यकीन करें कि एक ये कश्ती कैप्साइज हुई थी, उलट गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया था। दिस इज द अपराइटनेस और आपकी ये हर जगह पर शो करने की जरूरत है, चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट हो, कोई भी हो। ठीक है जवाद साहब, आप अग्री करते हैं इतनी डिग्निटी होनी चाहिए कि ना ही मुतनाज़े हो गई आपकी शख्सियत और आप खुद से रिजाइन कर दें? डिग्निटी तो होनी चाहिए, ग्रेस तो होनी चाहिए, लेकिन हमने तो ये भी देखा, एक महात्मा थे, रियासत मदीना बनाने चले थे, वो नेतन्याहू तक के हवाले देते थे कि उसके
तहाइफ पे पुलिस का केस बन गया है। वो कभी कहते थे कुछ साइकिल पे वजीर आजम आता है, कभी वो कहते थे कि शफाफियत इस कदर होनी चाहिए। खुद तोशाखाना में, खुद मामलात में, मेगा करप्शन स्कैंडल में, ये हम जहां तक पीछे तक जाते जाएंगे। और हालिया माजी में तो हमने देख लिया ना, इतने खूबसूरत नारे, इतने खूबसूरत दावे, इतने खूबसूरत स्लोगन, इतनी खूबसूरत तकरीरें, इतनी वो रूहानियत और रूहानियत मिला के मिक्सअप करके जो हमें ख्वाब दिखाए गए, हमारी तो आंखें पथरा गई हैं। पलक झपकते हैं तो आंसू निकलते हैं कि हो की रहा साढ़े नाल, और कैसे कैसे हमें सब्ज बाग दिखाए गए, आइडियल सिचुएशन दिखाई गई, मगरब के हवाले दिए गए, और देखा क्या और निकला क्या? बस वो चूहा भी नहीं निकला हमारी किस्मत का। तो ठीक है, यानी जो दावे और वादे हैं और बातें थी वो कोई और, हमने देखा है कि ऐसा ही होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे टोटली ऑपोजिट होती है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने हैं। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान तैयार किया है। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के लिए सूबाई एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। आदिल साहब, कितना इम्पॉर्टेंट है इस क्रिटिकल और क्रूशल टाइम में ये एक्शन प्लान का बनना, और बनने से ज़्यादा मेरे ख्याल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अमन व अमान बेसिकली तो सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन असल चीज़ ये देखनी है कि क्या पुलिस लेवीज़ या और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं जो सूबे के अंदर जो है वो अमन व अमान के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके अंदर कैपेसिटी भी है कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि दहशतगर्द पुलिस एहलकारों को ही अगवा करके ले जाते हैं। तो ज़रूरी तो यह है कि सूबाई हुकूमत अपना नेशनल एक्शन प्लान उसने तरतीब दिया है, लेकिन उसको मरकज़ के साथ और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ बैठ के एक मुश्तरका लाएअमल जो है वो अपनाना चाहिए। जहाँ पर सूबाई हुकूमत की जो है वो एक्शन प्लान की ज़रूरत है, वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जहाँ पर फेडरल उनकी हेल्प कर सकती है तो वो बिल्कुल उनको हेल्प मिलनी चाहिए, और जहाँ पर सिक्योरिटी इदारे जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं उनको अपना वो पूरा रोल प्ले करना चाहिए। उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो, जैसे हमने माजी में देखा था कि हमने दहशतगर्दी के जिनको जो है वो बोतल में बंद कर दिया था, तो अभी भी एक ताउन कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये जो है वो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो सकता है। तो दहशतगर्दी सबका मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो। इन सब को जो है वो एक कंसेंसस डेवलप ठीक है, करना ना चाहिए। इस पे तो सियासत सबसे होनी ज़्यादा चाहिए, स्टेक ना तो इस पे KPP जो पॉइंट है वो स्कोरिंग होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्लान बना लिया है सूबाई सतह पे, लेकिन इसमें मरकज़ और सिक्योरिटी इदारों को भी एक पेश पे और साथ लेके चलना इम्पॉर्टेंट है क्या जवाद साहब? इम्पोर्टेंट है, यकीनन इसकी अहमियत है। देखिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ प्रोविंसेस होते हैं या स्टेट्स होती हैं, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, मिलके चलना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि ये मेरा सूबा है और 13 साल से मैं यहाँ हूँ तो मैं जो मर्जी कर लूँ, और फिर ये एतराफ़ भी कर लेना चाहिए कि दहशतगर्दों को दोबारा से आबाद किया गया। उस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, ना कि उस पर वज़ीर आला उस सूबे का ये बयान दे कि 35,000 जंगजू मजीद पीछे खड़ा है और हमें अफगानिस्तान के साथ यूं चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए। ये मरकज का काम है। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, एजेंसीज हैं, उनको सबको मिलकर करना चाहिए, और ये रियासत की पॉलिसी होती है, किसी सूबे की पॉलिसी नहीं है। हाँ, अपने सूबे से अमन अमान के हवाले से काम करना ये इनका फर्ज अव्वलीन है, बल्कि इस वक्त तो नुक्ता अव्वल होना चाहिए इनका भी और हर सूबे का कि दहशतगर्दी से बचाव किस तरह होगा। और फिर अंदर जो काली भेड़े हैं, मैं तो हैरान हूं कि सवात का और बाजौड़ का MNA, जिसको पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि वो तरक्याती काम कराएगा, और वहाँ पे फितनतुल खवारिज के लोग उसे ये कह रहे हैं कि इसमें से इतना हिस्सा हमें दे दो, जहाँ खुद वजीर आला KP के खुद बत्ता देके वो डेरा इस्माइल खान जा रहा हो, जहाँ पे मामलात इस किस्म के हों, जहाँ पे शाम को थाने बंद कर दिए जाएं कि जाओ कर लो जो तुम्हारी मर्जी है। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में ये कागजी बातें नहीं होनी चाहिए, इजलास तक महदूद नहीं होनी चाहिए, इसके समरात मिलने चाहिए, इसके असरात नजर आने चाहिए, और इस बारे में डेफिनेटली जो मरकज है और जो वफाकी एजेंसीज हैं
उनके साथ मिलके मजबूत एक पॉलिसी बनानी होगी। ये सिर्फ ठीक है, मजबूत पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ कार्रवाई काफ़ी नहीं होगी। जो सिचुएशन है और जो दहशतगर्दी की सूरत हाल अब बन चुकी है, जो लहर एक हम देख रहे हैं कि दोबारा से सर उठा चुकी है, उसका खात्मा आपको क्या लगता है कि किस तरह से मुमकिन होगा? सिर्फ एक प्लान बना लेना और इंडिविजुअली उसको लेके चलना, क्या इससे मसला हल होगा? देखिए, एक तो अफसोस की बात है कि ये केपीके में पीटीए की गवर्नमेंट है। आई मीन हाईली इररिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर। आपने पाराचना फोरम में देखा व्हाट हैज हैपेंड। उनकी 15 साल की कारकर्दगी मुझे बता दें कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट किया हो जो नजर आया और कहें जी वाकई बहुत बड़ा ये केपी गवर्नमेंट ने काम किया है। हाउ कैन यू मेक योर ओन प्लान? आपको उसके लिए चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें। जो आपकी एफसीए वहाँ की वो इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर है, उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। आप हमारे पश्तून बहन भाई और जो है इतना नुकसान उठा रहे हैं, इट हैज़ टू बी कलेक्टिव। जब तक पूरी कौम इकट्ठी खड़े होके मुसल्लह फौज के साथ खड़ी नहीं होगी, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं, एवरीबडी हैज़ टू ज्वाइन हैंड्स और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें। नंबर 1, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करें ताकि सजाएं जल्दी जाएं। जो अभी हाल हुआ है कि जिस तरीके से 10-10 साल लग जाते हैं एक टेररिस्ट को सजा देने के लिए, तो व्हाट इज द पर्पस लेफ्ट? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसलिए इस मौके के ऊपर हमें आप बिल्कुल हमारे से मुज़ाकरात करें। फेडरल गवर्नमेंट टू टेक ऑन, ये फेडरल गवर्नमेंट आप अपने लोग जरूर शामिल करें, कहे जी हमारे 3 लोग प्लीज लेके जाएं, वो बात कर डन। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इट कांट बी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सके। और इसके साथ साथ अपनी कारकर्दगी देखें और उसके बाद आगे का सोचें कि मुल्क को कैसे अमन बनाना है। अगर आपकी मुल्क में अमन नहीं होगा, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगी, आप मुझे बताएं कैसे दुनिया को इंटरेस्ट अट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेनर्स आए। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक ऐसा मुमकिन। और सूबाई सतह के साथ साथ मरकज़ और सिक्योरिटी इदारों को भी साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है इसे जड़ से एक बार फिर से उखाड़ा जा सके।